Hello everyone. So I am Dr. Pradeep Adaka, and this is the second video in a series where we will be discussing about intellectual property rights. So in this video we'll be discussing about patents, and we'll be discussing about basic things that one should know about patents, like what are the qualifications needed for an invention to be patentable, what are patentable inventions, what are non-patentable inventions, about compulsory licensing, okay, about PCT. So these things we'll be discussing, and one or two cases where patent evergreening case is there in section 3D, and we'll see Bayer versus Natco Pharma case under compulsory licensing. So we'll be discussing superficially about patents, right? So first we'll start with what is patent, and for what inventions patents are given, what are the necessary qualifications and all that. Okay, so what is patent? So patent refers to grant of privilege, property or authority made by the government or the sovereign of a country to one or more individuals. So it is a kind of protection. So it is a legal instrument given to protect an invention. So invention is an intellectual property. So उस intellectual property को protect करने के लिए पेटेंट ग्रांट किया जाता है. सो पेटेंट इज अ लीगल इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. नाउ it is granted to a person who has contributed a new and useful article. So it can be a product. So it can be a product or it can be a process. Okay, so it is granted to a person who has contributed a new and useful article और एन इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग आर्टिकल. तो कोई नया आर्टिकल बनाया है, नया इन्वेंशन बनाया है जो यूजफुल है, या फिर उसने पुराने इन्वेंशन में कोई अच्छा इंप्रूवमेंट किया है जो बेटर परफॉर्मेंस देता है अभी. सो ओल्ड इंस्ट्रूमेंट है, उसमें ऐसे कुछ उसने मॉडिफिकेशंस किए हैं जो उसको बेटर परफॉर्मेंस देने में हेल्प करता है. सो नाउ द ओल्ड इंस्ट्रूमेंट इज परफॉर्मिंग बेटर बिकॉज ऑफ दोज मॉडिफिकेशंस. So it is granted to a person who has contributed a new and useful article or an improvement over existing article or a new process of making an article. So अभी उसने कोई एक नया प्रोसेस बनाया है जिससे वो आर्टिकल और सस्ता और फास्ट बन सकता है. सो पेटेंट इज एन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी. सो अगर आप इंडस्ट्रियल स्केल में कोई प्रोडक्ट को बना रहे हो, अगर आपने ऐसा कोई प्रोसेस बनाया है जिससे बहुत जल्दी जल्दी बना सकते हो आप प्रोडक्ट्स को और बहुत लार्ज स्केल में बना सकते हो. सो यू हैव इन्वेंटेड ए न्यू प्रोसेस थ्रू विच यू कैन मेक प्रोडक्ट्स एट ए वेरी फास्टर पेस एंड यू कैन मेक ए लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम. तो कोई ऐसा नया प्रोसेस कोई है जिससे एफिशिएंसी इंप्रूव होता है या फिर और कुछ सस्ता बन जाता है प्रोडक्ट. सो प्रोसेस चीपर प्रोसेस है या फिर कोई एफिशिएंट प्रोसेस है, उसको भी पेटेंट दिया जा सकता है. सो इट कैन बी अ प्रोडक्ट पेटेंट और इट कैन बी ए प्रोसेस. सो किसी प्रोडक्ट को या किसी प्रोसेस को पेटेंट दिया जा सकता है. सो इट इज एन एक्सक्लूसिव राइट. सो द इन्वेंटर हु हैज इन्वेंटेड द प्रोडक्ट और प्रोसेस, इट इज एन एक्सक्लूसिव राइट गिवन टू द इन्वेंटर टू मैन्युफैक्चर द न्यू आर्टिकल और द इन्वेंटेड प्रोसेस फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. सो लिमिटेड पीरियड जो है ट्रिप्स के अंडर. सो ट्रिप्स जो है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. सो ट्रिप्स क्या करता है ना, ये एक मिनिमम जो बेस लेवल सेट करता है हर कंट्री के लिए. सो इसमें ट्रिप्स में 20 ईयर्स मिनिमम प्रोटेक्शन दिया हुआ है. तो सारे कंट्रीज को 20 ईयर्स मिनिमम प्रोटेक्शन देना ही पड़ेगा पेटेंट्स को. अब आपकी मर्जी है, आप 20 ईयर्स से ज्यादा भी दे सकते हो, बट एक मिनिमम लेवल जो स्टैंडर्ड है, मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर दिया है. ओके, ट्रिप्स ने मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किया है प्रोटेक्शन के लिए कि 20 साल तो मिनिमम टाइम प्रोटेक्शन का होना ही चाहिए. तो ट्रिप्स ने मिनिमम 20 इयर्स दिया है. अब कोई कंट्री में पेटेंट को 30 इयर्स प्रोटेक्शन मिल रहा है तो वेल एंड गुड, दे सकते हो आप, बट मिनिमम 20 साल तो देना ही देना है. 20 से कम नहीं हो सकता. किसी भी कंट्री में 20 इयर्स से कम का प्रोटेक्शन नहीं हो सकता. 20 इयर्स से ज्यादा का देना चाहते हो तो
तुम्हारी मर्जी, दे सकते हो तुम 30 ईयर्स का पेटेंट दे सकते हो, 40 ईयर्स का तक दे सकते हो, बट मिनिमम 20 ईयर्स आपका स्टैंडर्ड है, मिनिमम स्टैंडर्ड आपका 20 ईयर्स है। ओके, ट्रिप्स जो है वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स सेट करता है। सो मिनिमम 20 ईयर्स है इंडिया में भी। सो कोई भी कंट्री ऑब्वियसली कम से कम टाइम देना चाहेगी, बट मिनिमम 20 है, 20 से कम नहीं दे सकते आप। तो हर कंट्री 20 तो देगी ही देगी। अगर आप 20 से ज्यादा देना चाहते हो आपकी मर्जी, दे सकते हो, कोई नहीं रोक रहा आपको। देन पेटेंट इज एक्सक्लूसिव राइट to use or exercise an invention granted to a person for a limited period in consideration of the disclosure of the invention. Now ये इंटरेस्टिंग है, क्यों ये वाला पार्ट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट दोनों है। क्यों प्रोटेक्शन क्यों दे रही है गवर्नमेंट? वाई द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग यू प्रोटेक्शन फॉर 20 ईयर्स? गवर्नमेंट प्रोटेक्शन दे रही है, इसका मतलब क्या है? इफ एनीबडी चीट्स, अगर कोई आपका जो इन्वेंशन है उसको चुरा लेता है, और somebody is making the product without your permission, then if you go to the court, the case will be in your favor. तो गवर्नमेंट तुम्हारा पेटेंट है ये, तो गवर्नमेंट तुमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। गवर्नमेंट विल प्रिवेंट और इट विल ग्रांट एन इंजंक्शन, दूसरे बंदे को यूज नहीं करने देगी, ये तुम्हारा इन्वेंशन है। ये क्यों करती है? बिकॉज ये ना क्विड प्रो क्वो सिचुएशन है। यहां पर होता क्या है, आपको पेटेंट क्यों दिया जा रहा है, लीगल प्रोटेक्शन क्यों दी जा रही है? बिकॉज यू हैव डिस्क्लोज्ड योर इन्वेंशन टू गवर्नमेंट। आपने जो अपना इन्वेंशन है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट को डिस्क्लोज किया है, आपने पूरा बताया है। ओके, जब भी आप पेटेंट फाइल करते हो उसमें सारा डिटेल देते हो। ओके, पेटेंट में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं पेटेंट एप्लीकेशन में, एक है स्पेसिफिकेशंस, ओके स्पेसिफिकेशंस, दूसरा है क्लेम्स। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो स्पेसिफिकेशंस का मतलब है, सपोज आपने कोई ड्रग बनाया, कोई दवाई बनाई है, ड्रग्स। ओके, नाउ तुमको डिटेल में बताना पड़ेगा कि ये ड्रग बनाने के लिए तुमने क्या क्या किया, कौन से कंपाउंड्स को मिक्स किया, वो ड्रग का कौन से टेम्परेचर पे उसको रिएक्ट करवाया, वो जो ड्रग बनाने के लिए कौन से रिएक्टेंट्स डाले, फिर कौन सा प्रोडक्ट बना, फिर उसको कैसे तुमने प्यूरिफाई किया, क्रिस्टलाइज किया, वो जो भी प्रोसेस तुमने किया वो तुमको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है स्पेसिफिकेशंस में। ऑब्वियसली कोई भी कंपनी जो भी पेटेंट फाइल कर रही है सारा सब कुछ डिस्क्लोज नहीं करती, कुछ ना कुछ छोड़ देती है, ताकि 20 साल के बाद भी अगर कोई बनाना चाहे इसको तो एग्जैक्टली वही ड्रग ना बना पाए। तो चीटिंग तो करते हैं सब लोग, पर कुछ लोग तो जेन्युइनली बता देते हैं, बट कोई भी सच में सारा डिटेल्स नहीं बताता, थोड़ा बहुत छोटी छोटी चीजें छोड़ देते हैं, थोड़ा छोटी छोटी डिटेल्स, जिससे वो ड्रग पूरा का पूरा 100% एफिकेसी ना दे सके। चीटिंग तो करते हैं कंपनीज। ओके, तो स्पेसिफिकेशंस में क्या है कि आपको गवर्नमेंट को सारी की सारी चीजें बतानी पड़ती है अपने स्पेसिफिकेशन में, जो आपने एप्लीकेशन फाइल किया है तो पूरा डिटेल्स देना पड़ता है कि आपने ये ड्रग कैसे कैसे बनाया, कोई भी इन्वेंशन हो, सपोज आपने कोई मशीन बनाई तो इसको कैसे कैसे बनाया, कैसे कैसे टेस्ट कर, सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। ओके, वो स्पेसिफिकेशन है। देन क्लेम्स, आप कौन सी चीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। तो आपका अल्टीमेटली जो ड्रग आया, प्रोडक्ट जो लास्ट तुम्हारा जो प्रोडक्ट है, जो ड्रग आया, तुम उस ड्रग को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, यानी कोई भी दूसरा पर्सन उस ड्रग को नहीं बना सकता तुम्हारे सिवा। तो क्लेम्स में क्या है, वो चीजें, क्लेम्स में तुमको वो चीजें लिखनी पड़ती है जिस चीज को तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो वो क्लेम्स होते हैं। तो ये दोनों चीजें तुमको पेटेंट में देनी पड़ती है। सो यू हैव टू डिस्क्लोज योर एंटायर इन्वेंशन, तुमने कैसे बनाया, क्या है, और तुम किस चीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, वो पूरा तुमको पेटेंट में बतानी पड़ेगी, ताकि 20 साल के बाद, आफ्टर 20 years हैज एक्सपायर्ड, द गवर्नमेंट विल डिस्क्लोज दिस इंफॉर्मेशन टू पब्लिक। तो बाकी लोग कोई इस ड्रग को बनाना चाहे, प्राइवेट कंपनीज जेनरिक ड्रग बनाना चाहे इसका, तो बना सकती है वो। तो गवर्नमेंट इज प्रोटेक्टिंग योर इन्वेंशन, दे आर ग्रांटिंग यू पेटेंट फॉर 20 years फॉर एन एक्सचेंज। क्या है एक्सचेंज में, क्या मिल रहा है, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हो तो गवर्नमेंट को। तो ये क्विड प्रो क्वो, लेन देन, एक हाथ से दो एक हाथ से लो। तो गवर्नमेंट तुमको प्रोटेक्शन दे रही है 20 साल के लिए, उसके बदले में तुम क्या कर रहे हो, पूरा का पूरा इन्वेंशन डिस्क्लोज कर रहे हो गवर्नमेंट को। ओके, सो गिव एंड टेक रिलेशनशिप है यहां पर। सो द इन्वेंटर गिव्स हिज इन्वेंशन टू द सोसाइटी, क्योंकि 20 साल के बाद तो पूरा डिस्क्लोज हो जाएगा इंफॉर्मेशन। आफ्टर 20 years इट विल बी इन पब्लिक डोमेन एंड टेक्स एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर इट फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। यानी 20 साल तक तुम फायदा कमाओ अपने इन्वेंशन का, उसके बाद 20 साल के बाद ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, कोई भी यूज कर सकता है। सो दोनों का फायदा है। दैट इज वाई
Government gives protection to your invention. Now, state does not grant any patent suo moto. Suo moto means अपने आप से तुमको अप्लाई करना पड़ता है अपने आप. गवर्नमेंट को कैसे मालूम चलेगा तुमने कोई इन्वेंशन बनाया? तो ऑटोमेटिकली तुमको पेटेंट नहीं मिलता है. ओके अपने आप से गवर्नमेंट नहीं दे रही है, तुमको अप्लाई करना पड़ता है पेटेंट के लिए. गवर्नमेंट डज नॉट ग्रांट पेटेंट सुओ मोटो. देन सो ए पेटेंट इज अ फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी. ऑब्वियसली ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है. देन द ओनर कैन सेल द होल और पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी. अब पेटेंट को तुम बेच सकते हो किसी और को. Okay, you can sell your patent to somebody else, assign your entire patent to somebody else, or you can license it to somebody else. तुम किसी को लाइसेंस दे सकते हो. सपोज तुमने ड्रग बनाया है कोई, तुम किसी दूसरे आदमी को बोल सकते हो ओके आई एम प्रोड्यूसिंग द ड्रग, बट तुम भी प्रोड्यूस करो क्योंकि ये लार्ज स्केल में मैं नहीं कर सकता हूं, छोटे स्केल में कर सकता हूं, बट वी हैव टू मेक दिस ड्रग अवेलेबल टू पब्लिक इन लार्ज. सो यू ऑल्सो प्रिपेयर द ड्रग. मैं तुमको लाइसेंस देता हूं, यू गिव मी 10 और 20% ऑफ योर प्रॉफिट्स. तुम रॉयल्टी मुझे दे देना बाद में, तुम भी बनाओ, लाइसेंस दे सकते हो. सो इट इज अ प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है. आई कैन assign it, I can license it to somebody else also. So there is an obligation cast on the patentee to work the invention on a commercial scale either himself or through license. ये obligation है. अगर तुमने कोई पेटेंट लिया है और तुम पेटेंट लेके घर में बैठे हो, बस कुछ कर नहीं रहे, इंडस्ट्रियल स्केल में उसको बना नहीं रहे, बेच नहीं रहे, तो किस चीज का पेटेंट चाहिए तुमको? किस चीज का प्रोटेक्शन चाहिए? तुम कुछ कर ही नहीं रहे उसके साथ. सो one who has applied for a patent, he has to work his patent on industrial scale. ऐसे घर में बैठे हो चुपके, तुमने कुछ नहीं कर रहे, बस पेटेंट लेके सारा किसी को, पब्लिक को प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं करा रहे हो, तो दैट इज नॉट अलाउड. तुम पेटेंट अप्लाई करा है तो तुमको अपना पेटेंट काम कराना है, तुमको प्रोडक्ट बनाना है इंडस्ट्रियल स्केल पे. ओके, स्टेट कैन इंपोज कंडीशंस फॉर इट्स ग्रांट. अगर तुमको पेटेंट दिया है तो उसमें कंडीशंस भी लगा सकती है. जैसे सपोज तुमने कोई इन्वेंशन बनाया है तो उस इन्वेंशन को कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए काम ले सकता है. सपोज मैंने कुछ एक मशीन बनाई है या फिर मैंने कुछ एक ड्रग बनाया है, उस ड्रग को फर्दर स्टडीज के लिए, फर्दर रिसर्च के लिए यूज कर सकते हो. कमर्शियल स्केल में एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, तुम उसका फायदा नहीं उठा सकते, मनी नहीं कमा सकते, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए या फिर एजुकेशन पर्पस के लिए या फिर रिसर्च पर्पस के लिए दैट कैन बी यूज्ड. ओके, तो एक्सेप्शंस है पेटेंट ग्रांट के. तो पूरा जो प्रोटेक्शन मिल रहा है वो फ्रॉम कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट है. ओके, सो कोई तुम्हारा पेटेंटेड प्रोडक्ट को यूज करके फायदा नहीं कमा सकता, पैसे नहीं कमा सकता, लेकिन रिसर्च पर्पस के लिए या फिर स्टूडेंट्स को एजुकेशन इंपार्ट करने के लिए वो यूज कर सकते हैं. ओके, देन ऑब्जेक्ट इन थियरी ऑफ पेटेंट ग्रांट सिस्टम. ये सिमिलर वो सेम पॉइंट्स हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्यों दिया जाता है, उसका पीछे रैशनल जो है, सेम पॉइंट्स हैं. सो इट एनकरेजेस रिसर्च एंड इन्वेंशन. ऑब्वियसली व्हेन यू हैव बीन ग्रांटेड ए पेटेंट, नाउ यू कैन एक्सरसाइज द पेटेंट एंड अर्न मनी. तब कमर्शियल स्केल में तुम बना रहे हो तो प्रॉफिट भी आ रहा है. तो जब प्रॉफिट आ रहा है तो पीपल विल इन्वेस्ट मोर मनी टू जनरेट मोर इन्वेंशंस एंड अर्न इवन मोर मनी. सो इससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एनकरेजमेंट मिलते हैं, इनोवेशन में भी. So it induces an inventor to disclose his discoveries instead of keeping them as trade secrets. अब देखो, सपोज पेटेंट वाला सिस्टम है ही नहीं, सपोज देयर इज नो प्रोटेक्शन गिवन, लाइक अभी पेटेंट जैसे है तुम्हारा ये जो लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रोटेक्शन दे रही है. सपोज ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं, तो कोई भी अपनी इन्वेंशन डिस्क्लोज क्यों करेगा? क्योंकि वो डरेगा ना, अगर मैंने ये इन्वेंशन बाहर रखा तो कोई दूसरा आदमी इसको कॉपी करके वो भी प्रॉफिट कमाने लगेगा. सो कोई भी अपनी इन्वेंशंस बाहर बताएगा ही नहीं, क्योंकि ही विल बी अफ्रेड दैट समबडी एल्स में कॉपी इट एंड ही विल आल्सो अर्न प्रॉफिट्स. तो ऑब्वियसली एक बंदा जब मार्केट में कोई चीज बेच रहा है तो उसका प्राइस ज्यादा होगा. जब 10 बंदे वही प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो सस्ती हो जाएगी वो चीज. सो नोबडी विल डिस्क्लोज देयर इन्वेंशंस इफ देयर इज नो लीगल प्रोटेक्शन. तो इसीलिए पेटेंट का देना जरूरी है, बिकॉज वी वांट पीपल टू डिस्क्लोज देयर इन्वेंशन दैट सो दैट आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, तो 10-15 साल या 20 साल जो भी है प्रोटेक्शन पीरियड, उसके बाद वो 20 साल के बाद वो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, सो दैट एवरीबडी कैन यूज इट.
सो इट ऑफर्स ए रिवॉर्ड फॉर द एक्सपेंसेस फॉर डेवलपिंग द इन्वेंशन. सो तुमने सपोज कोई ड्रग बनाया है, R&D में मिलियंस ऑफ डॉलर्स तुमने खर्च किए हैं टू टेस्ट द प्रोडक्ट, टू डेवलप ए प्रोडक्ट. एक्चुअली क्या है ना, ड्रग डेवलपमेंट में प्रोडक्ट बनने में कोई तुमने सपोज कोई प्यूरिफाई करके या फिर कोई रिएक्टेंट्स को मिक्स करके कोई ड्रग बनाया है, वो ड्रग बनाने में ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है. उसको टेस्ट करने में, लैबोरेटरी स्टडीज में उसका जो इफेक्ट है, साइड इफेक्ट्स क्या है, वो पूरा जो डेटा जनरेशन में बहुत पैसा लगता है. ओके, मैक्सिमम एक्सपेंडिचर जो आता है वो स्टडीज में आता है, ड्रग के स्टडीज में. ड्रग डेवलपमेंट तो 20-30% उसका एक्सपेंसेस होता है, बाकी जो 60-70% एक्सपेंडिचर होता है वो स्टडीज के अंदर, जो ड्रग का इफेक्ट्स है, उसका कितना एफिकेसी है, वो चीज़ों में लगता है. ओके, देन इट प्रोवाइड्स एन इंड्यूसमेंट to invest capital in new lines of production which might not appear profitable if many competing producers embarked on them simultaneously. तो इसका मतलब क्या है, सपोज मैंने पेटेंट लिया है किसी चीज का, सो आई हैव इन्वेंटेड ए प्रोडक्ट. ओके, अब मुझे ही मिला है, सिर्फ मुझे पेटेंट मिला है उसका. नाउ इफ गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग मी प्रोटेक्शन, अब मैं किसी के पास, किसी इन्वेस्टर के पास जा सकता हूं, बोल सकता हूं मैंने प्रोडक्ट बनाया है, तुम इन्वेस्ट करो, हम मशीनरी लाएंगे, ये सब लाएंगे, एंड वी विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इट ऑन ए इंडस्ट्रियल स्केल. नाउ इफ सपोज ये एक सिनेरियो है, वो पैसा इन्वेस्ट करेगा जब उसको लगेगा कि हाँ मार्केट में इस प्रोडक्ट का डिमांड है, अगर हम लार्ज स्केल में बनाएंगे तो वी विल गेन मोर प्रॉफिट्स. नाउ सिनेरियो 2, ये फर्स्ट सिनेरियो था. सेकंड सिनेरियो चेक करो, मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया है, इन्वेंशन, मैंने कोई प्रोडक्ट को इन्वेंट किया है, लेकिन कोई भी सोसाइटी में पेटेंट सिस्टम ऐसा कुछ भी नहीं है, पेटेंट नाम का कोई सिस्टम नहीं है. अब क्या होगा, मैं जैसे ही इस प्रोडक्ट को एक दो मैं इसके जो रिप्लिकास बनाऊंगा, जो 10-12 इसके मैंने वो बना दिए प्रोडक्ट्स, 10-12 मल्टीप्लाई कर दिए, ये प्रोडक्ट्स को जैसे ही मैं बाहर लेके आया, बाकी लोगों ने कॉपी कर लिया. जो मेरे पड़ोसी है उन्होंने भी देखा, हाँ यार ये तो, उन्होंने खरीद लिया, उन्होंने एक आइटम खरीदा मेरे पास से, एक प्रोडक्ट का एक सैंपल खरीदा, फिर उन्होंने घर में जाके इस सैंपल को रिप्लिकेट कर दिया, उसका उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके सेम चीज बना ली, कॉपी कर लिया मेरी चीज को. अब वो भी बेचने लग गया अगले दिन मार्केट में. सपोज अब मेरा पूरा मोहल्ला बेचने लग गया, सिर्फ मेरा था ये, लेकिन मेरे चीज को उन्होंने खरीद लिया, फिर इसको कॉपी करके सारा मोहल्ला बेचने लग गया वही चीज. अब कौन आके इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि जो पहले अगर एक बंदा अगर बना रहा होता, सिर्फ अगर तुम ही सप्लाई कर रहे होते, तुमको प्रॉफिट ज्यादा मिलते. अब 10 लोग बना रहे हैं, बताओ कौन इन्वेस्ट करेगा आके मेरे इस वेंचर में. सो इफ देर इज अ प्रोटेक्शन फ्रॉम लीगल प्रोटेक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट कि मैं अकेला बना सकता हूं, मेरे से वो कोई नहीं बना सकता, सो हाँ कोई इन्वेस्टर आके वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए मशीनरी, उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा. ओके, बट अगर 10 लोग वही बना रहे हैं मेरी चीज को कॉपी करके, देर इज नो प्रोटेक्शन फॉर इन्वेंशन. ओके, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन नहीं है, सब लोग वही चीज बना रहे हैं. जैसे ये सिविल सर्विस के कोचिंग के लिए मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर में जाते हो तो सारे फोटोकॉपी मशीन, जो जितने भी फोटोकॉपी की दुकानें हैं, सब में वही चीजें मिल रही हैं. सपोज अगर एक फोटोकॉपी की दुकान है, वहां पर एक कोई सपोज कोई मटेरियल मिल रहा है, सिर्फ अगर उसी शॉप में मिल रहा होता वो मटेरियल, तो वो बंदा 100 रुपए की चीज 200 में भी बेचेगा तो लोग खरीदेंगे. अब सपोज यहां पर 100 फोटोकॉपी की दुकानें हैं, 100 फोटोकॉपी की दुकानें हैं, वो सब लोग एक ही चीज बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगा सेम चीज का, डिमांड तो कम हो जाएगी. तो वही चीज जो 200 रुपए में बेच सकते थे अगर एक ही बंदे के पास होती, अब सबके पास वही मटेरियल है. सपोज वो विजन का मटेरियल है, करंट अफेयर्स का, या फिर इनसाइट्स का कोई वो ये टेस्ट सीरीज आते हैं ना उनका, लास्ट में प्रीलिम्स से पहले वो मॉक टेस्ट, वो उसके पेपर्स मिलते हैं. अगर वो एक ही दुकान में मिल रहे होते तो वो 200 का बेचेगा तो भी लोग आगे खरीदेंगे. लेकिन अगर सारी दुकानों में मिल रहे हैं तो 20 रुपए का या 15 रुपए का बेचना पड़ता है. वही जितना उनका फोटोकॉपी का खर्चा आता है उससे 2 रुपए या 5 रुपए ज्यादा एक्स्ट्रा डाल देते हैं उसमें. तो वही चीज हो गई, कौन आके इन्वेस्ट करेगा मेरे पास. अगर मुझे प्रोटेक्शन मिल रही होती, मैं अकेला दे रहा होता, तो कोई आके इन्वेस्ट भी करेगा, नया फोटोकॉपी का मशीन खरीद के देगा मुझे. बट अगर सारे लोग चीट कॉपी कर रहे हैं, सारे लोग वही चीज बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली नोबडी विल कम एंड इन्वेस्ट. सो इसलिए प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को. देन सो टाइप्स ऑफ पेटेंट्स, कितने तरह के पेटेंट्स हैं? तो 2 तरह के पेटेंट्स हैं, एक तो प्रोडक्ट पेटेंट है, दूसरा प्रोसेस पेटेंट है. ओके, सो प्रोडक्ट पेटेंट एंड प्रोसेस पेटेंट. सो प्रोडक्ट पेटेंट जो है उसका मतलब है कि अल्टीमेट जो प्रोडक्ट मिल रहा है तुम्हारा, उस प्रोडक्ट को हम लोग उस प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन मिलता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको एक ड्रग के केस में देता हूं. ओके, एक ड्रग है, सपोज
नाउ ये ड्रग है, सो ये ड्रग को बनाने के लिए यू अंडरवेंट मेनी स्टेप्स। सो सपोज ये रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट ए को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर तुम एक्स के साथ मिक्स करोगे तो प्रोडक्ट बी बनेगा। तो बी उसको स्टिरिंग करो, मिक्स करो एंड ए पर्टिकुलर टेम्परेचर विथ सब पर्टिकुलर एंजाइम, इसको मिक्स करोगे, फिर बी को सी बनेगा, फिर सी अगेन प्लस वाई इसके साथ मिक्स करोगे तो ये डी बनेगा एंड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इसको रिएक्ट करोगे ओके जेड के साथ, तो लास्ट में तुम्हारा एम बोल के एक ड्रग बन रहा है ये लास्ट में। तो इतने सारे बीच में रिएक्टेंट्स ये सब मिक्स होके लास्ट में तुम्हारा एक ड्रग बन रहा है, अल्टीमेट प्रोडक्ट। ओके, सो दिस इज योर ड्रग, राइट। नाउ ये जो एम ड्रग है इसको तुम क्लेम में क्या कर रहे हो, इसको तुम प्रोटेक्शन मांग रहे हो, इस ड्रग के लिए क्लेम में प्रोटेक्शन मांग रहे हो। सो दिस इज द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट पेटेंट है, इस प्रोडक्ट कोई भी बंदा ये प्रोडक्ट मेरे सिवा और कोई बंदा बना के बेच नहीं सकता। तो मुझे ये अल्टीमेट जो ड्रग है मेरा, उसका वो प्रोडक्ट जो है उसका पेटेंट मैंने फाइल करा और मुझे मिल गया। सो एक्सेप्ट मी, ओके, ये एक्सक्लूसिवली मेरे पास है राइट इसका, मेरे अलावा नो बडी एल्स कैन सेल दिस, प्रोड्यूस एंड सेल दिस ड्रग एक्सेप्ट मी। ओके, देन ये तो प्रोडक्ट पेटेंट है। अब प्रोसेस पेटेंट क्या होता है ना, प्रोसेस है जो पेटेंट है वो प्रोसीजर को मिलता है। सपोज अब मैंने ए जो तुम्हारा सबस्ट्रेट है, ए को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में एक्स के साथ मिक्स करके मैंने ए को एक ड्रग के साथ मिक्स करके ए जो सबस्ट्रेट है उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक्स के साथ मिक्स करके बी बनाया। तो बी फिर उसको स्टिरिंग करके उसको मिक्स करके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में उसको इंक्यूबेट किया तो सी बना एक एंजाइम के साथ। सी को फिर मैंने वाई के साथ मिलाया तो डी बनाया, डी को फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में जेड के साथ मिक्स करा तो लास्ट में मेरा प्रोडक्ट बना। अब ये जो प्रोसीजर है इसको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, यानी इस प्रोसेस को कोई और यूज नहीं कर सकता। ओके, सो नोबडी कैन यूज दिस प्रोसेस एक्सेप्ट मी। तो ये प्रोसेस को प्रोटेक्ट करता है, इसको बोलते हैं प्रोसेस पेटेंट। प्रोडक्ट पेटेंट इज अल्टीमेट प्रोडक्ट। ये लास्ट एम जो है, चाहे आप कोई दूसरा, ये प्रोसेस को मैंने प्रोटेक्ट किया है तो इस प्रोसेस को छोड़ के कोई और प्रोडक्ट प्रोसेस यूज करके बना सकते हैं लोग, बट अल्टीमेटली बनाएंगे एम ही। सो मैंने प्रोसेस पेटेंट भी ले लिया, प्रोडक्ट पेटेंट भी ले लिया। तो यानी ये प्रोसेस को कोई यूज नहीं कर सकता, ये प्रोडक्ट को भी कोई बना नहीं सकता। तो दो तरह के पेटेंट मिलते हैं, प्रोसेस को भी पेटेंट मिलता है, प्रोडक्ट को भी पेटेंट मिलता है। तो प्रायर टू 2005 अमेंडमेंट इंडिया सिर्फ प्रोसेस पेटेंट देता था इन केस ऑफ फूड, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस एंड केमिकल्स। इन तीनों केसेस में इंडिया ओनली गेव प्रोसेस पेटेंट। ओके, तो प्रोडक्ट पेटेंट नहीं देते थे, सिर्फ प्रोसेस पेटेंट देते थे। यानी एम को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ इस प्रोसेस को प्रोटेक्शन मिलता था 2005 से पहले इन तीनों केसेस में। बाकी केसेस में प्रोडक्ट पेटेंट, प्रोसेस पेटेंट दोनों मिलता था, सिर्फ इन तीनों केसेस के, इन तीनों प्रोडक्ट्स के केस में, इन तीनों कैटेगरीज में ओनली प्रोसेस पेटेंट ही मिलता था, प्रोडक्ट पेटेंट नहीं मिलता था। यानी सपोज ये प्रोसेस को छोड़ के मैं कोई दूसरे प्रोसेस से अगर एम बना सकता हूं, यानी ड्रग है सपोज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, तो ये प्रोसेस का मैंने ये प्रोसेस का पेटेंट ले लिया। सो अगर कोई सपोज ए से स्टार्ट करके, ओके, सो एक्स की जगह उसने के बोल के कोई एक प्रोडक्ट मिलाया, के बना के उसने सी बनाया, सी से एल बना, एल को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और उसमें जेड से मिक्स किया, फिर जेड को, फिर एल को स्टिरिंग किया, फिर कोई दूसरा एक एंजाइम से मिलाया, एल के बाद के आया, फिर के के बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में लास्ट पे एम बन गया। ओके, सो आई हैव अराइव्ड एट द प्रोडक्ट थ्रू ए डिफरेंट प्रोसेस। तो प्रोसेस पेटेंट मिलता था, सपोज किसी ने ये वाला प्रोसेस पेटेंट कर लिया, लेकिन अब तुम वो प्रोसेस यूज नहीं कर रहे हो, तुमने किसी और प्रोसेस को यूज करके सेम प्रोडक्ट बना लिया, तो प्रोडक्ट पेटेंट तो होता नहीं था, प्रोसेस पेटेंट होता था। अगर कोई दूसरे मेथड यूज करके
रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये ड्रग बना ले तो वो इंफ्रिंजमेंट नहीं होता था। तो 2005 से पहले वी कुड यूज सम अदर प्रोसेस टू मेक द सेम प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट पेटेंट इन तीनों केसेस में नहीं मिलता था, सिर्फ प्रोसेस पेटेंट मिलता था। इसलिए हमारे जेनरिक ड्रग्स, हमारा जो इंडस्ट्री है, सी इंडिया में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, हम लोगों का ना लार्ज स्केल प्रोडक्शन हम लोग बना सकते हैं, बिकॉज हमने जेनरिक ड्रग को रिवर्स इंजीनियरिंग ऐसे कर करके हमने अपना इंडस्ट्री बना लिया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हमारे पास हैं। बट क्या है ना, रिसर्च में इतना पैसा खर्च नहीं किया, R&D में इतना हमने इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इसलिए हमारा जो ड्रग इंडस्ट्री है, तुम एक तरह से बोल सकते हो वी आर गुड एट रिप्लिकेटिंग थिंग्स, और जेनरिक ड्रग्स बनाने में हम लोग कामयाब हो गए। लेकिन रिसर्च में जो R&D में होता है वो हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज की तरह नहीं कर पाए, बिकॉज वी वर डूइंग रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे थे। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज को नया नया इन्वेंशन करके नया प्रोडक्ट्स बना रहे थे, हम लोग उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके सस्ते में हमारे पब्लिक को दे रहे थे। बिकॉज गरीब कंट्री था यार उस टाइम पे, हमको कुछ ना कुछ ऐसे लूप होल्स चाहिए थे ताकि हम लोग हमारे इंडस्ट्री को डेवलप कर सकें। सो दो वी आर नॉट वेरी गुड एट इन्वेंटिंग ड्रग्स, बट वी आर गुड एट रिवर्स इंजीनियरिंग एंड मेकिंग जेनरिक ड्रग्स। सो इन तीनों केसेस में 2005 से पहले प्रोडक्ट पेटेंट नहीं होता था, सिर्फ प्रोसेस पेटेंट होता था। ओके, फिर 2005 में अमेंडमेंट लाया गया टू गिव, अब सारे केसेस में, सारे कैटेगरीज में प्रोडक्ट एंड प्रोसेस पेटेंट दोनों मिलता है। लेकिन 2005 से पहले इन तीनों केसेस में, इन तीनों कैटेगरीज में सिर्फ प्रोसेस पेटेंट होता था, प्रोडक्ट पेटेंट नहीं होता था। क्योंकि 1995 में जब तुम्हारा ट्रिप्स आया, ओके, सो जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, ओके, डेवलपिंग कंट्रीज को 10 ईयर्स का ग्रेस पीरियड दिया गया। ओके, 10 साल का टाइम दिया गया कि ओके तुम अपने पेटेंट लॉस इनमें चेंजेस लाने के लिए तुमको हम लोग 10 साल का टाइम देते हैं। तो इस 10 साल में धीरे धीरे तुम वही सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है ट्रिप्स के स्टैंडर्ड, उसको कंप्लाई करोगे। सो वी विल गिव यू इट ग्रेस पीरियड, 10 साल का टाइम देते हैं ताकि कंप्लाई करने में, तुम अपने लॉस को चेंजेस करने में धीरे धीरे 2005 तक पूरे इंटरनेशनल जो ट्रिप्स का जो स्टैंडर्ड्स है, मिनिमम स्टैंडर्ड, उसको मैच करो। तो 1995 से 2005 तक का जो 10 साल का टाइम था, वो 10 साल में हमने अपना रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को स्ट्रांग बना लिया। ओके, मेनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अभी भी हम लोग क्या है, जेनरिक ड्रग्स बहुत सस्ते में सप्लाई कर पाते हैं वर्ल्ड वाइड, क्योंकि हमारे पास लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का कैपेसिटी है। बट नया ड्रग्स को इन्वेंट करने का अभी तक वो कैपेसिटी नहीं आया है। हम लोग खुद से नए ड्रग्स को बहुत ज्यादा इन्वेंट नहीं कर पाते हैं। ओके, सो दैट वाज टाइप्स ऑफ पेटेंट, प्रोडक्ट पेटेंट एंड प्रोसेस पेटेंट। नाउ अब ये एक नया टॉपिक है पेटेंट में, जो है पेटेंटेबल इन्वेंशन। तो एक इन्वेंशन को पेटेंट मिलने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक पेटेंट में, एक इन्वेंशन को पेटेंटेबल होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए उस इन्वेंशन में। ओके, कौन सी क्वालिफिकेशंस होगा तब उसको पेटेंट मिलेगा। ओके, नॉट एवरी इन्वेंशन कैन बी पेटेंटेबल। सो व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस एन इन्वेंशन शुड पोजेस टू बी पेटेंटेबल? तो सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 1J of 1970 Patent Act defines invention as, invention means a new product or process, है ना, दोनों को मिल सकता है। तो प्रोसेस हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, involving an inventive step capable of industrial application। सो दो चीजें हैं यहां पर, एक तो, तीन चीजें हैं। एक तो नया होना चाहिए, न्यू प्रोडक्ट, नोवल होना चाहिए, तुम्हारा इन्वेंशन नया होना चाहिए, यानी पब्लिक डोमेन में पहले नहीं होना चाहिए। इट शुड बी न्यू, पीपल शुड नॉट बी अवेयर ऑफ दिस प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग पेटेंट। सो एक नया होना चाहिए। सेकंड जो है वो क्वालिटी, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए उसमें कुछ। थर्ड जो है, इट शुड बी केपेबल ऑफ, आई मीन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यानी तुम लार्ज स्केल में उसको मल्टीप्लाई करके इंडस्ट्रियल स्केल में बना सकते हो। Okay, so for an invention to be patentable, it should qualify these 3 criteria. So it should be new or novel. Okay, it should not be in public domain prior to the date of application. दूसरा है inventive step. Okay, inventive step होना चाहिए। I will explain, ये तीनों चीजों को मैं explain करूंगा।
थर्ड जो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, लार्ज स्केल में तुम उसको बना सकते हो इंडस्ट्रियल स्केल पे। सो ये तीन चीजें जब होंगी किसी इन्वेंशन में, देन इट इज पेटेंटेबल। तो एक एक करके देखेंगे क्या चीजें ये। न्यू या नोवल का मतलब क्या है? ओके, सो नोवल, नोवेल्टी एंड प्रायर पब्लिकेशन के इन दोनों के बीच में कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे। नया होना चाहिए तुम्हारा इन्वेंशन, यानी तुम्हारा इन्वेंशन पहले से ही पब्लिक को पता नहीं होना चाहिए। जब पहले से ही पता है तो वो नया कैसे होगा? इट इज ऑलरेडी इन पब्लिक डोमेन। सो एन इन्वेंशन विल बी पेटेंटेबल if it is novel or new in the light of prior art or it is not anticipated by the prior art। यानी जो भी प्रीवियस नॉलेज है पब्लिक डोमेन में, लोगों को जो पहले से पता है, ओके, सो योर इन्वेंशन इज पेटेंटेबल इफ इन द लाइट ऑफ प्रायर आर्ट, यानी जो भी पहले इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, अगर उसको कंपेयर करोगे तो ये नया है। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तो ऑलरेडी पता है यार हम लोगों को ये चीज। सो एन इन्वेंशन विल बी पेटेंटेबल इफ इट इज नोवल और न्यू इन लाइट ऑफ प्रायर आर्ट और इज नॉट एंटिसिपेटेड बाय प्रायर आर्ट। यानी प्रायर आर्ट का मतलब है जो भी पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है, साइंटिफिक नॉलेज है, अगर उसको कंपेयर करोगे तो ये नया होना चाहिए। ओके, इट शुड नॉट बी इन द नॉलेज ऑफ पीपल और पब्लिक। सो प्रायर आर्ट इंक्लूड्स, प्रायर आर्ट क्या होता है? इट इंक्लूड्स ऑल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज रिलेटिंग टू द इन्वेंशन दैट वाज अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन। सपोज जिस दिन तुम पेटेंट अप्लाई कर रहे हो, जिस दिन तुमने जाकर जो डेट डाल के पेटेंट ऑफिस में अप्लाई किया, जिस दिन तुमने जाके एप्लीकेशन दिया, वो तुम्हारा डेट ऑफ एप्लीकेशन है। ओके, उस दिन से पहले जितना भी नॉलेज है पब्लिक डोमेन में, ओके, सपोज मैंने कोई एक छोटी सी एक मोबाइल फोन, एक नया इन्वेंशन बनाया, छोटा सा मशीन बनाया, अगर जिस दिन मैंने अप्लाई किया, सपोज मैं आज अप्लाई कर रहा हूं, ओके, यानी 26 नवंबर को मैंने अप्लाई किया, तो 26 नवंबर से पहले, 26 नवंबर से पहले जितना भी नॉलेज अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में वर्ल्ड वाइड, ओके, उसको कंपेयर करोगे अगर तुम, तो ये इन्वेंशन नया होना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन, इस इन्वेंशन के बारे में आज से पहले कुछ भी पता नहीं था, या फिर जो इस चीज को मैं पेटेंट कराना चाहता हूं एटलीस्ट वो चीज पता नहीं थी। ओके, सो प्रायर आर्ट का मतलब क्या? ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल प्रायर टू द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो 26 नवंबर से पहले, 26 नवंबर 2020 से पहले जितना भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल था पब्लिक डोमेन में, उसमें मेरे इन्वेंशन के बारे में कुछ नहीं था। ओके, सो एन इन्वेंशन विल नॉट बी नोवल इफ इट हैज बीन डिस्क्लोज्ड इन द पब्लिक थ्रू एनी टाइप ऑफ पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यानी तुमने अगर अपना इन्वेंशन पहले ही पब्लिक को डिस्क्लोज कर दिया पेटेंट अप्लाई करने से पहले, इसलिए क्या करते हैं ना बहुत लोग, उसका प्रोडक्ट, पेटेंट का जो जिस चीज को तुम पेटेंट करना चाहते हो वो प्रोडक्ट पूरी तरह से बना भी नहीं होता है, अभी जस्ट ट्रायल फेजेस में भी नहीं आया है। ओके, अभी वो ट्राई कर ही रहे हैं उस चीज को, उसको वो बनने से पहले ही जाके ना फाइल कर देते हैं। क्योंकि सपोज तुम और तुम्हारा कॉम्पिटिटर, दो लोग हैं, तुम और तुम्हारा पड़ोसी एक ही चीज बना रहे हो, तो होता क्या है, दोनों में से जो भी पहले अप्लाई करेगा वो पेटेंट उसको मिलेगा। तो यहां पर ना डेट ऑफ एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो पूरा प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ भी नहीं है, उससे पहले जाके लोग पेटेंट फाइल कर देते हैं। ओके, सो अगर तुम्हारा जो भी इन्वेंशन है, अगर तुमने फाइल करने से, पेटेंट फाइल करने से पहले पब्लिक डोमेन में दिखा दिया है या फिर एक्सपेरिमेंट कर दिया है, लोगों को मालूम चल गया है, तो तुम्हारा नोवेल्टी खत्म हो जाएगा। बिकॉज इसके बारे में तो पब्लिक को पहले से ही पता है। तो पहले तुम क्या करोगे, समझदार लोग पहले जाकर पेटेंट फाइल कर देते हैं, उसके बाद पब्लिक को डिस्क्लोज करते हैं। देन ओवरऑल डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द इन्वेंशन वाया पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन at seminar conferences can spoil the novelty if the patent application is not filed within a stipulated period of 12 months. Now ऐसा होता है कि कोई पब्लिक एग्जीबिशन है, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई एग्जीबिशन कंडक्ट कर रही है साइंटिफिक इन्वेंशंस के बाद, अगर तुमने अपना इन्वेंशन जो डिस्क्लोज कर दिया उस एग्जीबिशन में, ओके, तो तुम्हारा नोवेल्टी तो खत्म हो गया, लोगों को मालूम चल गया। बट एक्सेप्शंस है केसेस में, यहां पर क्या है ना, 12
महीने का ग्रेस पीरियड दिया जाता है कि अगर तुमने कोई जो पब्लिक एग्जीबिशंस है, अगर वहां पर कहीं तुमने अपने प्रोडक्ट को डिस्क्लोज किया है, दिखाया है, तो तुमको 12 महीने का पीरियड मिलता है। 12 महीने के अंदर अंदर तुमको पेटेंट को फाइल करना पड़ेगा। अगर तुम मिस हो गए ये 12 महीने तो तुम्हारा प्रोडक्ट नोवल नहीं रहेगा। सो जिस दिन तुमने एग्जीबिशन में दिखाया, सपोज मैंने 26 नवंबर 2020 को मैंने एग्जीबिशन में अपना चीज को बाहर पब्लिक में दिखा दिया, तो मुझे 26 नवंबर, वो तुम्हारा 25 नवंबर 2021, एक साल तक मुझे टाइम मिलेगा। उस 25 नवंबर से पहले पहले मुझे 25 नवंबर तक का टाइम है। 26 नवंबर पूरा एक साल खत्म हो जाएगा। सो 25 नवंबर तक का टाइम है, 2021 तक का टाइम है मुझे, मेरे पास पेटेंट फाइल करने के लिए। सो 12 महीने का ग्रेस पीरियड दिया जाता है अगर तुमने कहीं डिस्क्लोज किया इंफॉर्मेशन पब्लिक एग्जीबिशन में। ओके, सो गवर्नमेंट नोटिफाइड गेजेट में अगर तुम कोई एग्जीबिशन को गवर्नमेंट नोटिफाई करती है और उस एग्जीबिशन में तुमने अपना पेटेंट को डिस्क्लोज किया है, तो यू विल हैव ए ग्रेस पीरियड। ऐसे और एक्सेप्शंस भी हैं। सो डिस्प्ले और डेमोन्स्ट्रेशन इन एग्जीबिशन, तो तुमको 12 मंथ्स का टाइम दिया जाता है। प्रायर पब्लिकेशन इन साइंटिफिक जर्नल, सपोज तुमने कोई कैंसर का ड्रग बनाया है, उसको पेटेंट फाइल करने से पहले ही तुमने उसके जो स्टडीज हैं, कैसे बनाया, उसका इफेक्टिवनेस के बारे में तुमने किसी साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश कर दिया प्रायर टू फाइलिंग पेटेंट। तो जिस दिन वो जर्नल पब्लिश होगा, उस दिन से तुम्हारे पास 12 महीने है पेटेंट को फाइल करने के लिए। तो जिस दिन वो पब्लिश हो गया, उस दिन के बाद से तुम्हारे पास एग्जैक्टली एक साल का टाइम है। उस टाइम के अंदर अंदर तुमको पेटेंट फाइल करना है। तो एक साल के बाद वो फिर पब्लिक डोमेन में आ गया है बोल के मान लिया जाएगा। देन ऑब्टेन फ्रॉम द इन्वेंटर विदाउट कंसेंट। नाउ सपोज मेरा एक दोस्त है जो वो किसी ड्रग पे काम कर रहा है या फिर किसी इन्वेंशन पे काम कर रहा है। ओके, सो ही इज वर्किंग ऑन एन इन्वेंशन। तो मैं उसका पड़ोसी हूं, तो मैं जाता रहता हूं उसके घर में। सो क्या किया, एक दिन मैंने जाके उसके घर से चोरी कर लिया वो इन्वेंशन। वो जो भी इंफॉर्मेशन था, उसके बुक्स वो मैंने, या वो इन्वेंशन के फोटोज निकाल लिए मैंने। फोटोज उसके अपने मोबाइल फोन से फोटोज ले लिए और उसका जो एक्सपेरिमेंट के बुक्स थे वो सारे मैंने चोरी कर लिए और अपना पब्लिश कर दिया। किसी अखबार में मैंने डिस्क्लोज कर दिया, या फिर किसी टीवी को मैंने, किसी न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे दिया, ऐसे कर दिया। तो यहां पर क्या किया मैंने अपना जो दोस्त था उसके परमिशन के बिना चोरी करके लेके गया हूं मैं। ओके, सो आई हैव डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन ऑफ एन इन्वेंशन विदाउट द परमिशन ऑफ द इन्वेंटर। जिसने मेरे दोस्त ने इन्वेंट किया था, लेकिन मैं छुपके से चोरी करके उसका पूरा इंफॉर्मेशन लेके जाके पब्लिक डोमेन में दे दिया। तो ये इसको पब्लिक डोमेन में ये क्या होगा, मैंने डिस्क्लोज तो कर दिया, बट वो बंदा जो मेरा दोस्त है वो ट्रू इन्वेंटर था, ओरिजिनल इन्वेंटर था। तो उसको एक साल का टाइम दिया जाएगा। जिस दिन ये टीवी में आ गया, वो सब आ गया न्यूज में, मुझे उसके ऊपर गुस्सा था। ओके, तो मैंने बदला लेने के लिए चोरी करके पब्लिक डोमेन में दे दिया। तो नोवेल्टी खराब कर दी मैंने, उसकी नया जो न्यूनेस था वो खराब कर दिया पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन देके। लेकिन एक साल का उसको ग्रेस पीरियड मिलेगा इस सर्कमस्टेंस में। तो कोर्ट में जब जाएगा केस तो ये चीजें पता चलेंगी। तो एक साल का टाइम दिया जाता है उस बंदे को कि तुम जिस दिन डिस्क्लोज हुआ है उससे एक साल के अंदर अंदर पेटेंट फाइल करो, तो तुम्हारा नोवेल्टी खराब नहीं हुआ होगा। देन वर्किंग और ट्रायल इन पब्लिक। सपोज मैंने कोई एक नया हवाई जहाज का मॉडल बनाया है। ओके, सपोज मैंने कोई फाइटर एयरक्राफ्ट बना दिया। अब फाइटर एयरक्राफ्ट मेरे घर में तो नहीं उड़ाऊंगा ना, आई हैव टू ट्राई इट समवेयर। तो किसी एयरपोर्ट में या फिर कहीं ना कहीं तो उसको ट्राई करना ही पड़ेगा। ट्रायल फ्लाइट जो है, ट्रायल टेस्ट जो है, नया मैंने एक अजीब से राउंड शेप का एयरक्राफ्ट बनाया है, वो नया इन्वेंशन है ना, वो एलियन के टाइप का जो एयरक्राफ्ट होता है उनका, ऐसा कुछ बनाया है, तो उसको टेस्ट तो करना पड़ेगा, घर में तो नहीं उड़ा सकता मैं उसको। सो व्हेन आई टेस्ट इट इन पब्लिक, तो अगर वो मैंने टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ट्रायल तो करना ही पड़ेगा, अगर मैंने उस पर्पस के लिए किया है तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिस्क्लोजिंग द इंफॉर्मेशन टू पब्लिक, क्योंकि ट्रायल तो करना ही पड़ता है ऐसी चीजों में। तो उससे कोई नोवेल्टी खराब नहीं होगी। तो जिस दिन तुमने ट्राई किया, ट्रायल टेस्ट किया, उससे फिर एक साल के अंदर अंदर तुमको पेटेंट फाइल करना पड़ेगा। ओके, सो हाउएवर सीक्रेट यूज और नॉलेज ऑफ एन इन्वेंशन अमॉन्ग फ्यू पीपल विल नॉट बी पब्लिक यूज। सपोज 5 लोग मिलके कोई इन्वेंशन पे काम कर रहे हैं, है ना। सो सपोज 5 पीपल और 15 पीपल आर वर्किंग ऑन ए लैब। एक लैब में वो लोग 15 लोग साइंटिस्ट हैं, वो काम कर रहे हैं। सो ये भी है ना, 15 लोग तो ज्यादा हो गए, बट इंफॉर्मेशन ऑफ द इन्वेंशन टू फ्यू पीपल
for those 15 people who are working on the invention will not be considered as disclosing to the public domain. तो इससे क्या होगा, ये 15 लोगों को पता है तो इससे हम लोग पब्लिक डोमेन में आ गया बोल के कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज ए क्लोज निट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग ऑन द इन्वेंशन. तो इसको हम लोग नहीं मान सकते कि पब्लिक डोमेन में है, सो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड. ओके, तो अगर वो सारे लोग कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट्स है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट उन सबने साइन किया 15 लोगों ने कि हम लोग 15 लोग मिलकर इस पे काम करेंगे और कोई बाहर नहीं बताएगा, देन दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इंफॉर्मेशन इन पब्लिक डोमेन. ओके, देन एक तो नॉवेल्टी हो गया नया, और नॉवेल्टी कैसे खराब नहीं होगा, तो 1 साल का टाइम मिलेगा. एग्जीबिशन में भी तुमने दिखा दिया तो 1 ईयर का टाइम है, किसी ने जर्नल में पब्लिश कर दिया तो भी 1 साल का टाइम है. सो दैट वाज नॉवेल्टी. सेकंड जो रिक्वायरमेंट था किसी भी इन्वेंशन के लिए, दैट वाज इन्वेंटिव स्टेप. ओके, सो इन्वेंटिव स्टेप इज द सेकंड थिंग. नाउ इन्वेंटिव स्टेप इज दैट फीचर ऑफ एन इन्वेंशन. Inventive step is that feature of an invention that involves technical advancement as compared to existing knowledge. यानी अभी तक जितना भी नॉलेज है पब्लिक डोमेन में, ओके, पब्लिक डोमेन में जितना भी नॉलेज है इंटरनेट पे कहीं पर भी पूरा मिला के जितना नॉलेज है उससे एक स्टेप एडवांसमेंट है, उससे थोड़ा सा नया है वो, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं था. सो उस चीज को हम लोग इन्वेंटिव स्टेप बोलेंगे when it is slightly technically advanced, when that invention involves a slight advancement, okay, as compared to technical knowledge available in the public domain, or having economic significance or both. अगर अभी तक जितना भी पब्लिक डोमेन में नॉलेज है उससे थोड़ा सा एडवांसमेंट हो गया, यानी ये थोड़ा सा नया है, नया एडवांसमेंट है अभी तक के जो पब्लिक डोमेन में नॉलेज है उससे कंपैरिजन में, या फिर सेम है, एक प्रोसेस है जिससे तुम कोई प्रोडक्ट बना रहे हो लेकिन तुमने कोई नया प्रोसेस इन्वेंट किया है जो सिमिलर है, बट उससे क्या होगा ना, अब पहले से इंफॉर्मेशन पता था सेम प्रोसेस है, सिमिलर प्रोसेस है, लेकिन तुमने कुछ चेंजेस करके उस प्रोसेस में अप्लाई कर दिया जिससे तुम्हारी चीजें ना और सस्ती हो गई. यानी तुमने कोई प्रोडक्ट जो बन रहा था पहले, सपोज एक इंडिविजुअल जो पीस था वो 100 रुपए में बन रहा था, लेकिन तुमने जो प्रायर इंफॉर्मेशन है, ओके, पहले से पब्लिक डोमेन में ये इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने इंडस्ट्रियल प्रोसेस में उस इंफॉर्मेशन को यूज किया. अब क्या हुआ, तुम्हारा जो प्रोडक्ट बन रहा है अल्टीमेटली 100 रुपए की जगह 10 रुपए में बन रहा है. सो तुमने 90% कॉस्ट को घटा दिया. ओके, सो 90% कॉस्ट में कमी आ गया है अभी. तो इससे क्या होगा ना, इकोनॉमिक कोई उसका एस्पेक्ट हो, या फिर टेक्निकल एडवांसमेंट हो, या फिर इकोनॉमिकली इट इज मोर चीपर, दोनों को कंसिडर किया जाता है इन्वेंटिव स्टेप में. अगर कोई प्रोसेस है जो चीप चीजें, कोई सेम चीज सस्ते में बनाती है, या फिर टेक्निकली एडवांसमेंट है प्रीवियस नॉलेज से कंपेयर करने में, तो ये दोनों चीजें देखी जाती हैं. आइदर इट इज टेक्निकली एडवांस्ड व्हेन कंपेयर टू प्रायर नॉलेज, और स्लाइट टेक्निकल एडवांसमेंट है, या फिर पहले से सस्ता बना देती हैं चीजों को. ओके, जो पहले बहुत महंगे में चीजें बन रही थी अब सस्ते में बन रही हैं, तो ये भी एक तरह का इन्वेंटिव स्टेप माना जाएगा. सो इन्वेंटिव स्टेप में दो चीजें हैं, आइदर इट इज टेक्निकली एडवांस व्हेन कंपेयर टू प्रायर नॉलेज, प्रायर आर्ट, और इट इज इकोनॉमिकली मोर फीजिबल, चीपर, और बोथ, दोनों भी हो सकती हैं. तो इन्वेंटिव स्टेप उसको बोलेंगे जो चीजों को सस्ता बना देती है इंडस्ट्रियल स्केल पे, या फिर टेक्निकली एडवांस्ड है प्रायर नॉलेज के कंपैरिजन में, एंड मेक्स इन्वेंशन नॉट ऑब्वियस टू ए पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट. सो इन्वेंटिव स्टेप तब बोलेंगे जब इन तीनों में से कोई एक चीज होगा, या तो टेक्निकल एडवांसमेंट है, एप्लीकेशन व्हेन कंपेयर टू प्रायर आर्ट, या तो इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट है, यानी सस्ता बना देता है चीजों को, ऑब्वियसली तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, इंडस्ट्रियल स्केल में तुम इजी बना सकते हो, एंड नॉन ऑब्वियस टू द पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट. इसका मतलब क्या है, सपोज 2 माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, ओके, मैं और मेरा दोस्त, 2 लोग हैं, हम दोनों माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, दोनों के पास पीएचडी है, दोनों माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, एंड दोनों किसी एक माइक्रोब पे काम कर रहे हैं जो ऑयल स्लिक्स को क्लियर करते हैं. तो हम लोग ऐसा कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो
तुम्हारा जो ऑयल स्पिल्स होते हैं ओशन में उनको खा ले, ओके, तो पोल्यूशन को फ्री कर दे. सो टू remove the pollutants from the ocean, we are trying to make a bug, okay, to modify a bacteria which can eat the oil, okay, or which can degrade the oil. So अगर मैंने बना लिया, ओके, मैंने इन्वेंशन बना लिया, वो एक बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाई करके बना दिया मैंने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म विच कैन रिमूव द ऑयल फ्रॉम द ओशंस. नाउ अब जब तक मैं पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप बता नहीं देता अपने दोस्त को, वो भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, सेम क्वालिफिकेशन है दोनों का, जब तक मैं उस बंदे को पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं बताता कि मैंने कैसे किया, कौन से दूसरे ऑर्गेनिज्म से जीन को इसमें इंट्रोड्यूस किया, जीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए कौन सा वेक्टर लिया मैंने और कौन सा वेक्टर एफिशिएंट है, कौन सा काम नहीं करता है, ये सारा डिटेल इंफॉर्मेशन जब तक मैं उसको नहीं दूंगा वो अपने आप से इसको बना नहीं सकेगा, है ना. सो नॉट ऑब्वियस टू द पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट का मतलब है मैं भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूं, मेरा दोस्त भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, ओके, वो भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट में सारे टेक्निकल प्रोसेस जानता है, ओके, बट मेरे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज किए बिना वो अपने आप से ये इन्वेंशन बना नहीं सकता, वो अपने आप से ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना नहीं सकेगा. तो नॉट ऑब्वियस टू द पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट, दोनों माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, सो वी बोथ आर स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, बट until unless I disclose the entire information to the other person, he will not be able to recreate it. वो उसको रिप्लिकेट नहीं कर सकता जब तक मैं पूरा इंफॉर्मेशन उसको डिस्क्लोज ना कर दूं. सो नॉट ऑब्वियस टू द पर्सन, ऐसे मैं कोई चीज दिखाऊंगा हाँ ये तो मैं ही बना लूंगा, ऐसे नहीं बोल सकता जब तक पूरा इंफॉर्मेशन मैं नहीं देता वो बना नहीं सकेगा इसको. सो इट इज नॉट ऑब्वियस टू द पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट. तो दैट इज द मीनिंग. सो इन्वेंटिव स्टेप, नॉवेल्टी, दो चीजें हो गई. थर्ड, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. सो किसी भी पेटेंट के लिए अगर तुमको पेटेंट देना है तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी होना चाहिए उसका, ओके. एक तो नया होना चाहिए, ओके. सपोज कोई इन्वेंशन नया है लेकिन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं है उसका, सपोज मैंने कुछ बना दिया कोई चीज पर उसको इंडस्ट्रियल लार्ज स्केल में नहीं बना सकते तो उसको पेटेंट नहीं मिलेगा. सो एक तो तुम्हारा इन्वेंशन नया होना चाहिए, इन्वेंशन शुड बी न्यू. उस इन्वेंशन में इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, यानी या तो टेक्निकल एडवांसमेंट है प्रायर नॉलेज के कंपैरिजन में, दूसरा नॉट ऑब्वियस टू द पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट, या थर्ड वन इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट. सो इन्वेंटिव स्टेप में ये तीनों हैं, नया होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए और थर्ड वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. नाउ सपोज पहले दोनों हैं, नया भी है इन्वेंटिव स्टेप भी है बट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं है, तब भी उसको पेटेंट नहीं मिलेगा. सो एन इन्वेंशन शुड पास ऑल द थ्री क्राइटेरिया to be granted a patent. So industrial application means it is capable of being made or used in an industry. यानी लार्ज स्केल में हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई करने के लिए यूज कर सकते हैं. सो वी कैन यूज दिस एज ए कैपिटल गुड टू मेक अदर गुड्स. सो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मस्ट रिलेट टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ पेटेंटेड प्रोडक्ट फॉर पब्लिक पर्पस एंड सोसाइटी. यानी किसी भी पेटेंट, कोई भी पेटेंट के लिए जब अप्लाई करता है तो उसके प्रोडक्ट या प्रोसेस में ये तीनों चीज होना चाहिए. ये नोवल होना चाहिए, द प्रोडक्ट और प्रोसेस शुड बी नोवल, इट शुड हैव इन्वेंटिव स्टेप, it should have an inventive step, and third one is industrial application. Okay, industrial application. So ये तीनों चीजें जब होंगी तभी आपको पेटेंट मिलेगा. ओके, सो दिस वाज इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन, पेटेंट क्या होता है एंड कितने टाइप के पेटेंट्स होते हैं एंड what are the qualifications an invention needs to be patentable. So that was a brief introduction to the patents. So I will make another video on patent, about patentable inventions, non-patentable inventions, about your license, compulsory licensing in and PCT. Okay, उसके बारे में एक और मैं वीडियो बनाऊंगा. Okay, so that was all for this video and thank you very much. Goodbye.